हेलो बच्चों, मैं राधा मीना संदीपनी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने वर्णमाला के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जो कल हमने बात की थी 6 तक हमने पढ़ लिया था प्रकार में। आज हम 7वां प्रकार पढ़ेंगे। श्वास वायु या वायु संवेग के आधार पर जो है व्यंजन के प्रकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। श्वास वायु, अब श्वास वायु का मतलब होता है कि श्वास जो है कम निकल रही है या ज़्यादा निकल रही है। उच्चारण में श्वास कम निकल रही है या ज़्यादा निकल रही है, इसके आधार पर हम जो क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ हमने बोला है कि उच्चारण में लगने वाली श्वास वायु के आधार पर जो व्यंजन जो होते कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा अल्प प्राण और एक हो जाएगा महाप्राण की बात करते हैं। पहला हो जाएगा अल्प प्राण। अल्प प्राण, अब अल्प प्राण में अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु कम मात्रा में मुंह के अंदर से निकलती है और वर्ण का उच्चारण करते हो जाता है, उसको बोला जाता है अल्प प्राण। अल्प यानी कम वायु। कब? ऐसे वर्ण यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु कम मात्रा में मुंह के अंतर से निकलती है और वर्ण का उच्चारण हो जाता है, उसको बोला जाता है अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण की अपन बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अल्प प्राण व्यंजन क्या है, अल्प प्राण स्वर क्या है और अल्प प्राण वर्ण क्या होता है। देखिए, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जो वर्ण होती है स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी हुई होती है ना। स्वर और व्यंजन के मेल से मिलकर अपन वर्ण बात कर रहे थे। अभी पिछली बार एसआई में एमपीएसआई 2018 के पेपर में जो आया था या 15 के पेपर में जो आया था, पिछले साल की हम बात करते, जो पहले पेपर आया था उसमें क्वेश्चन आया था कि अल्प प्राण वर्ण बताइए, अल्प प्राण वर्ण बताइए। और बच्चों ने उठा के क्या कर दिया, उसको लगा दिया था 19। क्या लगा दिया था? 19 अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, ना कि वर्ण की बात कर रहे हैं। देखें, यहाँ हम बात कर रहे हैं तो अल्प प्राण होते क्या हैं, तो देखें इसमें देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग, ये देखें ये का, ये गा का, ये चा, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का 5वां जो होते हैं वो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन दिख रहा है आपको, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, ये देखें का ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये, इसी प्रकार इसका ये, इसका ये, इसका ये। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। यदि हम इसमें अंतस्थ व्यंजन को और जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाती। कितनी हो जाती है? 19 हो जाती है। अब यदि हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, यदि हम 11 स्वर को और शामिल कर देते, क्या करते हैं? 11 स्वर को और शामिल कर देते हैं। ये देखें, 11 स्वर को और शामिल कर देते हैं तो इस प्रकार से अल्प प्राण वर्ण की जो संख्या कितनी हो जाती है? 30 हो जाती है। क्वेश्चन क्या था आपसे कि अल्प प्राण वर्ण बताए, तो अल्प प्राण वर्ण क्या होता है? 30 होता है, जिसमें अल्प प्राण व्यंजन 19 और अल्प प्राण वर्ण जो है स्वर 11 हो जाते। इस प्रकार से इसकी संख्या कितनी हो जाती? 30। कुछ किताबों के अंतर्गत स्वर को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन स्वर को शामिल किया जाता है। इस आधार पर इसका जो आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अल्प प्राण स्वर बताइए, तो अल्प प्राण स्वर 11 होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए अल्प प्राण व्यंजन बताए तो अल्प प्राण व्यंजन 19 हो जाते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए अल्प प्राण जो है वर्ण कितने होते हैं, तो अल्प प्राण वर्ण कितने हो जाते हैं? 30 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 30 हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले की, महाप्राण। महाप्राण की जब हम बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है महाप्राण यानी ज्यादा वायु। क्या है? ज्यादा वायु। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो वायु अल्प प्राण की तुलना में ज्यादा मात्रा में यानी दुगनी निकलती है, उसको बोला जाता है महाप्राण। महाप्राण का मतलब है श्वास वायु ज्यादा मात्रा किसकी तुलना में?
अल्प प्राण की तुलना में दुगनी मात्रा में बाहर निकलती है और वर्ण का उच्चारण हो जाता है, उसको बोला जाता है महाप्राण। देखें, महाप्राण उच्चारण में श्वास की मात्रा अल्प प्राण व्यंजन की तुलना में कितने दुगनी बाहर निकलती है, उसको बोला जाता है महाप्राण। ठीक है, अब याद रखिए अल्प प्राण और महाप्राण जो होती है कुल टोटल 44 वर्णों से मिलकर, कितने 44 वर्णों से मिलकर बात करेंगे, जिसमें हम स्वर के 11 और जो व्यंजन के 33 की बात करेंगे। कितने बात करेंगे? स्वर के कितने 11 हो जाएंगे और व्यंजन के कितने हो जाते हैं 33। अब आप देख रहे होंगे कि हमने अल्प प्राण वर्ण की जो बात करी वो 30 हो चुकी है, तो बचे कितने 14। अब 14 में से आप देख रहे हैं 10 ये बच गए, 5 ये और ये 5 ये 10, और इसके अलावा क्या बच गया है? ऊष्म व्यंजन बच गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अल्प प्राण में हमने स्वर ले लिया, अंतस्थ व्यंजन ले लिया और 1, 3 और 5 ले लिया। किसमें? अल्प प्राण के अंतर्गत। और महाप्राण की जब हम बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण लिया जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हो जाएगा स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। इस प्रकार से कुल टोटल कितने हो? 10। अब इसमें बचा कौन सा है? इसमें बचा है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो महाप्राण जो होता है, महाप्राण जो है व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? ये हो जाएगी 14। कितनी हो जाएगी? 14। अब याद रखिए, चाहे वर्ण बोलो या व्यंजन बोलो, क्यों? क्योंकि स्वर 11 के 11 हमने किस में ले लिए हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत ले लिए। तो आप याद रखिए अल्प प्राण में वर्णों की संख्या 30 होती है। यदि अल्प प्राण स्वर की बात करते तो 11 हो जाएगी, यदि अल्प प्राण व्यंजन की बात करते तो 19 हो जाएगी। वही चीज़ महाप्राण की बात करते तो संख्या कितनी हो जाती है? 14, जिसके अंतर्गत हम किसको शामिल नहीं करते हैं? स्वर को शामिल नहीं करते हैं। देखें, आगे हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने बात की थी किसके आधार पर? श्वास वायु के आधार पर बात की थी। और अब हम बात करेंगे किसके आधार पर? बात करें तारतव्य, नाद के कंपन के आधार पर व्यंजनों के प्रकार की बात करें। नाद या तारतव्य की कंपन के आधार की बात कर रहे हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष या घोष भी कहते हैं या झंकृति व्यंजन भी कहते, 3 नाम है इसके, सघोष, घोष और झंकृति व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये है हमारी स्वर तंत्री, या यहाँ पर ये स्वर तंत्री जब कंपन करती है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्री कंपन करने लग जाती है, उस दौरान उत्पन्न जो व्यंजन है या वर्ण है उनको क्या बोला जाता है? सघोष व्यंजन बोलते। क्या बोले? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्री कंपन करने लग जाती है और वर्ण का उच्चारण हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सघोष, घोष या संस्कृति। परिभाषा भी आप देखेंगे तो देखेंगे जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री नाद या कंपन उत्पन्न हो जाता है वे घोष या सघोष कहलाते हैं। अभी हमने बात की थी अल्प प्राण में, तो हमने अल्प प्राण में बोले स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां आना चाहिए, यानी वहाँ 15 थे। फिर हमने बोला कि अंतस्थ व्यंजन के 4 ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 19 हो गए थे। 19 बार स्वर हमने 11 ले लिया था, इस प्रकार से वो 30 हो गए थे। यहाँ भी हम वही बात करेंगे, लेकिन वह हम 1, 3, 5 के बाद याद रखिए 135 का फार्मूला याद रखिए। 135 स्पर्श व्यंजन में याद रखिए, क्या? 135। तो 135 जब भी आएगा तो समझ जाना कि अल्प प्राण की बात करके इसमें स्पर्श व्यंजन में। अभी हम यहाँ बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ 345 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 300। तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण और स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। इस प्रकार से कुल टोटल होता है 15। वहाँ हमने 135 करा तो यहाँ हम क्या करेंगे? 315। फार्मूला याद रखिए 345। ठीक है, 345 तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण, तो हो गए 15। अब हम बात करते हैं इसमें अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो ये 4, वहाँ भी हमने अंतस्थ व्यंजन की बात की थी 4। यहाँ एक और बात करें उष व्यंजन, उष व्यंजन में हम ले लेंगे 1, वो होता है हा। क्या हो जाएगा? हा।
तो यहाँ सघोष व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है, कितनी हो जाएगी 20, कितनी हो जाएगी 20, और वहाँ कितनी थी 19, उसमें हमने उस व्यंजन को शामिल नहीं किया था। फिर सघोष स्वर की संख्या की बात करें 11, तो वहाँ भी हमने सघोष क्या करा, उसकी बात की अल्पप्राण स्वर की बात कितने थे 11। तो इस प्रकार से सघोष वर्ण कितने हो जाते हैं 31 हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, तो हमने क्या बोला है, सघोष, घोष या झंकृति व्यंजन क्या होता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी स्वर तंत्री कंपन करने लग जाती है, नाद करने लग जाती है और वर्ण का उच्चारण हो जाता है, उसको हम बोलते हैं जो है सघोष। और इनकी संख्या, यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि इसके अंतर्गत सघोष व्यंजन बताइए तो 20, सघोष स्वर बताइए 11 और सघोष वर्ण बताइए तो कितने हो जाते हैं 31 हो जाते हैं। उसी प्रकार से अब दूसरा प्रकार है अघोष, ठीक है, या अझंकृति। ठीक है, क्या हो जाएगा, अझंकृति की बात करते हैं, ये हो जाएगा। तो वही परिभाषा कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री कंपन नहीं करती है या नाद नहीं होता है, उसको बोला जाता अघोष। अघोष यानी जो झनकार नहीं, क्या नहीं करेगी, स्वर तंत्री जब कंपन नहीं करती है और उस दौरान उच्चारित जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। अभी हमने पहले बताया था कि अल्प प्राण की बात करो या महाप्राण की बात करें, दोनों किससे मिलकर बनेंगे, स्वर और व्यंजन से। तो कुल टोटल कितने से बनेंगे, 44 से बने, 44 से बनेंगे। यही चीज़ सघोष अघोष भी कितने से मिलकर बनेंगे, 44 से ही मिलकर बनते हैं, जिसमें से आप देखेंगे 31 हमने यहाँ ले लिए। तो अब बच्चे कितने देखें आप, 44 में से तो कितने बचेंगे, 13। तो यही परिभाषा की बात करेंगे तो हमने वही बोला था कि जो स्वर तंत्री कंपन नहीं करती है और वर्ण का उच्चारण हो जाता है उसको बोला जाता है अघोष। यहाँ भी स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाएगी। इसके अलावा उस व्यंजन की हम बात करते तो उस व्यंजन कितने होते हैं, 3। तो ये देखेंगे कुल टोटल कितने हो गए, 13। मैंने अभी आपको फिर बता रही हूँ कि यदि आपसे क्वेश्चन आता है सघोष, जो सघोष वर्ण तो हो जाते 31, अघोष वर्ण की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे कितने, 13। तो देखें आप, ये 4 और ये हो गए 44। इस प्रकार से कितने हो जाते हैं, 44 इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब आपने कल हमने बात की थी, याद होगा तो कल हमने बात की थी द्वित व्यंजन की, द्वित, याद होगा द्वित व्यंजन की बात की थी हम लोगों ने कि ऐसे वर्ण जो समान व्यंजन के मेल से मिलकर बनते हैं उनको बोला जा रहा है द्वित। लेकिन कैसे, इस तरह, बट्टा, अड्डा, बच्चा, तो देख रहे हैं। तो यहाँ बोले हैं समान व्यंजन के मेल से मिलकर बनता है, उसको द्वित व्यंजन बोलते हैं। दूसरी परिभाषा बोलते हैं कि एक स्वर रहित है और एक स्वर है, एक में स्वर नहीं है और एक में स्वर है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, यानी जो स्वर रहित हो या जिसमें स्वर जो हो, ऐसे व्यंजन की बात करते हैं उनको बोला द्वित व्यंजन। वही द्वित व्यंजन की जगह यदि आपसे पूछा था गुच्छ व्यंजन, गुच्छ व्यंजन, गुच्छ व्यंजन की बात करते हैं या संयुक्त अक्षर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। ठीक है, तो संयुक्ताक्षर के बाद गुच्छ नाम से पता है, गुच्छ, तो वो की वही बात होगी इसके अंतर्गत कि जैसे देखें आप, यहाँ लिखा कुम्हार, कुम्हार, तुम्हारा, तो यहाँ देख रहे इसमें असमान, असमान स्वर के या असमान वर्ण के मेल से मिलकर जो बनते हैं उसको अपन ने क्या बोला है, इसके अंदर गुच्छ व्यंजन। इसमें देखो, यह माँ है यहाँ है, या माँ है यहाँ है, या निम्न है, या तत्व है। तो देख रहे हैं आप, इसमें एक आधा है और एक पूरा है, लेकिन कैसे होना चाहिए, असमान। उसमें एक आधा है, पूरा है, लेकिन समान होते हैं। परिभाषा भी वही बोलेंगे कि जब एक स्वर रहित व्यंजन, ये देख रहे हैं स्वर रहित व्यंजन भिन्न स्वर सहित व्यंजन, एक भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब इस प्रकार का जो व्यंजन कहलाता है, क्या कहलाएगा, गुच्छ व्यंजन। एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित व्यंजन है, ये स्वर रहित व्यंजन है और ये स्वर सहित व्यंजन है, इसको बोला जाता है गुच्छ व्यंजन, या संयुक्त अक्षर के नाम से भी इसको क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो इसी प्रकार से द्वित में क्या होता है, द्वित और इसमें दोनों में अंतर क्या है कि द्वित के अंतर्गत समान होना चाहिए, जैसे सच्चा, बच्चा, इस प्रकार से होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ हम बात करते हैं गुच्छ में, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा।
तो देख रहे हैं असमान हो जाएगा, ठीक है। ये आधा चा और छा है, इसमें दोनों समान हो जाते हैं, तत्व हो गया, तो ये कहलाते हैं गुच्छ व्यंजन, ठीक है। देखें अभी तक हमने बात की थी कि वर्णमाला में वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर हम पढ़ चुके हैं, व्यंजन हम पढ़ चुके हैं, अब तीसरा प्रकार पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह ये जो नाम दिया था किशोरीदास जी वाजपेयी ने दिया था, किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसको नाम दिया था अयोगवाह। अयोगवाह को जो है नपुंसक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला है? नपुंसक वर्ण के नाम से ही भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि ये क्यों ऐसा बोला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि अम और आहा को क्या बोला जाता है? अयोगवाह। क्यों बोला जाता है कि ये ना तो पूरी तरह से स्वर होते हैं, ना ही पूरी तरह से व्यंजन, बल्कि स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते। क्या बोला है? ना तो पूरी तरह स्वर होते हैं, ना ही पूरी तरह से व्यंजन, बल्कि स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, उनको बोला जाता है अयोगवाह। इनको नपुंसक भी बोला जाता है। क्यों? देखें अभी आप यहाँ पर तो देखेंगे ये है अयोगवाह। अम में देखोगे ये स्वर है और ये व्यंजन। देख रहे हैं का वर्ग का 5वां वर्ण है, ये अ है, ये सा है ना, उच्च व्यंजन। तो ना तो पूरी तरह स्वर है, ना पूरी तरह से व्यंजन, ना पूरी तरह स्वर है, ना पूरी तरह से व्यंजन, बल्कि स्वर भी होता है और व्यंजन, स्वर भी होता है, व्यंजन भी होता है, उसको बोला जाता है अयोगवाह। अभी आप देखेंगे यदि उच्चारण की बात करते हैं तो हम लिखते आ और मा, देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ जबकि निर्माण में क्या होता है, जैसे मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था, कहाँ पर आपको किस में पढ़ाया था? संयुक्त व्यंजन में पढ़ाया था छ त्र ज्ञ वाला में, का और शा से मिलकर बनता है। इसी प्रकार से इसका जो निर्माण होता है आ और यहाँ से मिलकर, लेकिन उच्चारण होता है आ और मा से। उसी प्रकार से ये जो आ और सा से निर्माण होता है, लेकिन उच्चारण होता है आ और हा। जैसे प्रातः, अहंकार, तो यहाँ हम बात करते हैं उच्चारण में माँ आएगा, उच्चारण में हा आएगा, लेकिन निर्माण में क्या हो जाता है? इसमें न्या आएगा और इसमें सा आता। अब हम सबसे पहली बात करेंगे इस आ की। किसकी बात करेंगे? आ की। तो ये जो होता है आ, कौन सा? आ में अम, अयोगवाह में बात करें आ, तो आ को हमने क्या बोला है? आ को बोला जाता है मूल स्वर। मैं पहले ही बता चुका, आ क्या है? मूल स्वर होता है, जिसको हम शहीद स्वर के नाम से भी जानते हैं। शहीद स्वर, हर जगह शहीद हो जाता है ना उसके। तो आ क्या होता है? मूल स्वर होता है, और मूल स्वर के शिरोरेखा के ऊपर, ये सिर की रेखा है, इस सिर की रेखा के ऊपर एक बिंदु लगी रहती। क्या लिखा है कि आ मूल स्वर है। ये क्या है? आ क्या है? मूल स्वर है, और इस मूल स्वर के ऊपर शिरोरेखा, ये शिरोरेखा है ना, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगी रहती है। इस बिंदु को बोला जाता है अनुस्वार। क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो ये जब अनुस्वार है तो ये अनुस्वार अनुनासिक के बदले उपयोग किए जाते हैं। कहाँ पर? अनुस्वार अनुनासिक के बदले उपयोग। मैंने अनुनासिक कहाँ पढ़ाया था? आपको पता होगा, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को अनुनासिक बोलते हैं। तो याद होगा हमने बात की थी कि अनुनासिक में जैसे यहाँ बात की थी, ये लिखा था अहमडकार, तो ये हो जाएगा अहंकार, ठीक है। उसी प्रकार से मान लो संतोष, तो हो जाएगा संतोष। तो आप देख रहे हैं इस अनुनासिक के जगह अनुस्वार का उपयोग करें, इस अनुनासिक की जगह क्या कर रहे हैं? अनुस्वार का उपयोग करते हैं। तो आ क्या होता है? आ मूल स्वर होता है और उसके ऊपर एक बिंदु लगी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार अनुनासिक के बदले में प्रयोग किए जाते। देख रहे हैं अनुस्वार किसके? ये अनुनासिक के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो यही परिभाषा की बात करेंगे कि आ मूल स्वर है, शिरोरेखा के ऊपर लंबी बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार अनुनासिक के बदले में आता है। जैसे देखो यहाँ पर षण्मास, णा की जगह हमने हटा के क्या रख गया? अनुस्वार लगा दिया, दंत है, इस तरीके की हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखें अगली बात करते हैं। अब हम अगला है ये वाला। तो आ जो होता है आ, फिर वही वाली बात है, आ होता है मूल स्वर होता है। क्या होता है? मूल स्वर। और मूल स्वर के सामने एक के ऊपर एक बिंदु, मूल के आ क्या है? मूल स्वर है, और मूल स्वर के सामने एक के ऊपर एक लगे बिंदु को क्या बोला जाता है? विसर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग कहते हैं। जब इस विसर्ग को हटाया जाता है, जब इसको
हटाया जाता है तो उसकी जगह लिपि में हम लोग क्या करते हैं, लिपि में सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सा। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि उच्चारण हा होता है लेकिन लिखा क्या जाता है, सा। तो जब हम इसको हटाते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, सा लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए क्या वो लिखते हैं, सा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा इसके अंतर्गत इस। तो ये होता अयोग भाग क्या होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए इसको क्या था, मिश्रित वर्ण भी बोलते हैं। याद रखिए मिश्रित वर्ण, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। इसको नपुंसक वर्ण भी बोलते हैं। और नाम किसने दिया था, किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसको नाम दिया था। इस प्रकार से आप देखते हैं तो वर्णमाला के मैंने आपको 4 पार्ट पढ़ाए हैं। 4 पार्ट के अंदर वर्णमाला को करा है, जिसमें स्वर पूरे पढ़े हैं, व्यंजन पढ़े और अयोग भाग पढ़ते हैं। अब बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।